सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। तो सबसे पहले मैं उन सारे स्टूडेंट को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा जो जिन जिन स्टूडेंट ने आईआईटी जैम 2025 क्लियर कर चुके हैं। अभी तो आपको नहीं पता चलेगा आईआईटी जैम 2025 क्लियर हुआ या नहीं है, क्योंकि अभी तक रैंक नहीं पब्लिश हुआ है, कट ऑफ नहीं आया है, लेकिन रिस्पॉन्स शीट तो आपको आ ही चुका है ना। तो उस हिसाब से आप अपना नंबर को कैलकुलेट कीजिए। जिन स्टूडेंट का 30 से ऊपर मार्क तो आ रही है, मुझे लगता है उन स्टूडेंट का आराम से आईआईटी जैम क्लियर हो गया है। तो देखिए, आप आता है आईआईटी जैम क्लियर होने के बाद जो मेन चीज़ है ना, जो सबसे बड़ा मेन चीज़ है काउंसलिंग प्रोसेस। तो मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ आईआईटी जैम 2025 के जो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो देखिए, यहाँ पर यह है आईआईटी जैम 2025 के ऑफिशियल वेबसाइट जो आईआईटी दिल्ली इस साल कंडक्ट कर रही है। तो देखिए, अब लिखा है पोर्टल ओपन फॉर एडमिशन। मैं अगर यहाँ पर मार्क भी कर दूँ, पोर्टल ओपन फॉर एडमिशन इच अप्रैल टू 2025, यानी अप्रैल के महीने में 2 तारीख का आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको तैयारी कर लेना है। तो आप आते हैं जो मेन चीज़ है, बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ख्याल आ रही है, काउंसलिंग तो स्टार्ट होगा, कौन से आईआईटी में जाना चाहिए, कौन से आईआईटी को फर्स्ट प्रेफरेंस में डालना चाहिए ताकि आपको फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट हो जाए। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट डिमोटिवेट फील करते हैं, क्योंकि उनका दोस्त का फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया है लेकिन उनके सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो इस बारे में आज का पूरा वीडियो होगा, कौन से आईआईटी को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में डालना है, कौन से आईआईटी को सेकंड प्रेफरेंस में डालना है। देखिए, ये वीडियो नॉट ओनली एमएससी मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, ये वीडियो केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो जो लोग आईआईटी जैम 2025 क्वालिफाई कर चुके हैं उनके लिए है। ये वीडियो स्पेसिफिकली काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में है। कौन सा आईआईटी को आपको फर्स्ट में रखना है, कौन सा आपको सेकंड में रखना है, कौन सा को फिफ्थ में रखना है, इस बारे में है। तो देखिए, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं स्टूडेंट को 3 टाइप में डिवाइड करना चाहता हूँ। सो यहाँ पर लिख लेते हैं। एक है टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 है अच्छा स्टूडेंट। अच्छा मतलब रैंक अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जिसका रैंक खराब है वो बुरा स्टूडेंट है। जिसका रैंक मान लीजिए 1 से लेके 100 तक। टाइप 2 है जो स्टूडेंट जिसका रैंक है 100 से लेके 300 तक। एंड टाइप 3 लास्ट कैटेगरी है हमारा, उन सारे स्टूडेंट जिसके रैंक 300 से लेके 650 तक। 650 तक, इसके आगे में 650 के बाद मुझे तो नहीं लगता है आईआईटी में सीट मिलता है। 1-2 साल में 1-2 बार हो सकता है मिल जाए, लेकिन इससे आगे कोई रैंक के बच्चे के मुझे तो नहीं लगता आईआईटी में सीट मिलता है। और जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी एससी एसटी ओबीसी इनमें तो मिल जाता है, वो अलग चीज़ है। तो आप आइए देखते हैं। देखिए, जो स्टूडेंट टाइप 1 में बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट हमारा टाइप 1 में कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, उनको तो मतलब प्रेफरेंस 1 में कुछ भी डालिए। प्रेफरेंस 1 में आप चाहे आईआईटी बॉम्बे डालिए, चाहे आप आईआईटी भुवनेश्वर डालिए, चाहे आप आईआईटी पलक्कड़ डालिए, आपको मिलना ही मिलना है। जो स्टूडेंट मान लो हमारा टाइप 2 के अंदर है, उन्होंने मान लीजिए आपको प्रेफरेंस 1 में, जो प्रेफरेंस प्रेफरेंस 1 में मान लो उन्होंने डाल दिया आईआईटी बॉम्बे, तो उनको तो आईआईटी बॉम्बे तो नहीं मिलेगा प्रेफरेंस 1 में, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे उन सारे स्टूडेंट के मिल जाएगा जिनका रैंक थोड़ा सा अच्छा है। सिमिलरली प्रेफरेंस सी में भी मान लो कोई स्टूडेंट है प्रेफरेंस 1 में, उन्होंने भी आईआईटी मान लो खड़गपुर को डाल दिया, आईआईटी केजीपी को डाल दिया, तो उनको तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आईआईटी केजीपी मुझे मेरे हिसाब से 200 तक ही क्लोज हो जाता है एमएससी मैथ्स के लिए। बाकी आप अपने हिसाब से 2024 का जो फोर्थ राउंड का कट ऑफ है वो देख लेना है। तो देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ, चाहे आप टाइप 1 के हैं, चाहे आप टाइप 2 के स्टूडेंट हैं, चाहे आप टाइप 3 कैटेगरी में क्यों बिलोंग करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है आप कौन से टाइप में बिलोंग करते हैं।
आपको आपका जो ड्रीम आईआईटी है ना, ड्रीम आईआईटी है, उसको आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में डालना है। जैसे मैं मेरा एग्जाम्पल से आपको पूरा काउंसलिंग प्रोसेस समझा देता हूँ। मेरा रैंक था 628 और मेरा जो कैटेगरी था ओबीसी। मुझे अलॉट हुआ था आईआईटी भुवनेश्वर, मैं शॉर्ट में बीबीएस लिख देता हूँ। मैंने कैसे डाला था मेरा प्रेफरेंस? मेरा ड्रीम ड्रीम आईआईटी था, प्रेफरेंस नंबर 1 था आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे ओआर ऑपरेशन रिसर्च को मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस डाला। दूसरा प्रेफरेंस, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो वेस्ट बंगाल में जो टॉप 7 आईआईटी आता है खड़गपुर, तो मैंने क्या कर दिया, आई दूसरा प्रेफरेंस में मैंने डाल दिया आईआईटी के जी एमएस मैथमेटिक्स को डाल दिया था मैंने। तीसरा प्रेफरेंस में मैंने डाल दिया था हमारा आईआईटी गुवाहाटी, मैं शॉर्ट में जी लिख रहा हूँ, एमएनसी जो मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, उसको मैंने डाल दिया। इसी तरफ से मैंने टॉप 7 आईआईटी को 1 से लेके 7 तक डाल दिया। जो मिडिल रेंज का आईआईटी है, जैसे मान लो आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी हैदराबाद, ऐसे इस सारे आईआईटी को मैंने क्या किया, 8 से लेके 10 या 12 तक, या फिर मान लो 15 तक मैंने क्या किया, जो मिडिल रेंज का आईआईटी है वो मैंने डाल दिया। उसके बाद जो नया नया आईआईटी है, जैसे कि आईआईटी तिरुपति है, आईआईटी पलक्कड़ है, इन सारे आईआईटी को मैंने क्या किया, उसके बाद जो प्रेफरेंस है उसमें डाल दिया। तो हुआ क्या इसमें इसमें एक फायदा क्या है, इसमें फायदा क्या होता है, आपको ना नीचे से प्रेफरेंस मिलता है। जैसे कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस में आईआईटी पलक्कड़ में मेरा सीट हो गया था, तो उसके बाद सेकेंड राउंड में मेरा सीट कोई चेंज नहीं हुआ था, आईआईटी पलक्कड़ था। थर्ड प्रेफरेंस में भी मेरा कोई चेंज नहीं हुआ था, आईआईटी पलक्कड़ ही हुआ था। फोर्थ में जाके मेरा डायरेक्ट जंप हो गया था आईआईटी बीबीएस यानी आईआईटी भुवनेश्वर। पूरा बिल्कुल फोर्थ में आके मेरा आईआईटी भुवनेश्वर में से मेरा सीट हो गया था। और मेरा घर वेस्ट बंगाल है, भुवनेश्वर पास में ही पड़ता है उड़ीसा में, तो मैं आ गया आईआईटी भुवनेश्वर में। तो इससे क्या होता है, आपको फायदा मिलता है। अगर आप टॉप वाले जो आईआईटी है उसको ऊपर में रखेंगे और बीच का या फिर नीचे के जो आईआईटी है उसको हिसाब से आप सजाएंगे ना, तो आपको क्या करता है, वो नीचे से आपको आईआईटी मिल जाती है। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस में आपको कोई ना कोई आईआईटी अलॉट हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, डिमोटिवेट हो जाता है, उल्टा सीधा प्रेफरेंस डाल देता है। उनका दोस्तों का प्रेफरेंस में फर्स्ट में कोई ना कोई आईआईटी मिल जाता है, लेकिन उनको आईआईटी नहीं मिलता है, तो वो लोग क्या करता है, डिमोटिवेट नहीं चला जाते। तो यू इसलिए मैं बोलता हूँ काउंसलिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत ध्यान से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। अब आते हैं जो नेक्स्ट चीज़, ये तो है आपने प्रेफरेंस तो डाल दिया। अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप इस हिसाब से सजा दीजिए। मतलब जो पुराना आईआईटी है उस पुराना आईआईटी को टॉप 1 से लेके 7 तक डाल दीजिए, जो मिडिल रेंज का आईआईटी है उसको मिडिल में रख दीजिए, और जो नया आईआईटी है उसको नीचे रख दीजिए। तो इसी हिसाब से आपको कोई ना कोई आईआईटी मिल जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट के पास ऑप्शन है, या फिर मैं बोलता हूँ टाइप 1 और टाइप 2 स्टूडेंट, इनके पास थोड़ा बहुत ऑप्शन है आईआईटी को चूज करने के लिए, तो उन स्टूडेंट को मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ। आप सिर्फ पुराना आईआईटी या फिर ओल्ड आईआईटी अच्छा है इस नोशन से मत जाइए, क्योंकि अगर आप आईआईटी तिरुपति या फिर आईआईटी पलक्कड़, भुवनेश्वर, इनका भी कोर्स स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो ये भी नया आईआईटी हो सकता है लेकिन अच्छा खासा आईआईटी। तो ये आपको कैसे देखना है, या फिर ये आपको कैसे सिलेक्ट करना है कौन सा आईआईटी मेरे हिसाब से अच्छा है। क्योंकि आप सिर्फ एनआईआरएफ रैंकिंग देख लिया और आपने मान लो आईआईटी बॉम्बे का एनआईआरएफ रैंकिंग 1 है, तो आपने मान लिया आईआईटी बॉम्बे एनआईआरएफ रैंकिंग 1 है तो ये अच्छा आईआईटी है। हाँ, अब आईआईटी बॉम्बे अच्छा आईआईटी है, नो डाउट अच्छा आईआईटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बाकी सारे आईआईटी खराब है। इसका मतलब ये नहीं है, या फिर आपका जो गोल है, फ्यूचर गोल, उसके ओरिएंटेड से आईआईटी बॉम्बे हो सकता है आपके रेस्पेक्ट में अच्छा नहीं है। हो सकता है आईआईटी पलक्कड़ या फिर आईआईटी तिरुपति आपके लिए अच्छा है। मैं किस बेसिस में ये बोल रहा हूँ आपको मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। यहाँ पर भी मैं आपको
कुछ टाइप बताता हूँ। बहुत सारे टाइप होता है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट होता है। एक होता है टाइप 1 का स्टूडेंट, जो स्टूडेंट आपका एप्लाइड मैथ में, अच्छा टाइप के बारे पहले मैं बताता चाहता हूँ। यहाँ पर भी 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होता है। एक होता है एमएससी कंप्लीट होने के बाद पीएचडी में जाना चाहता है, टाइप 1। टाइप 2 में स्टूडेंट है जॉब, जॉब लेना चाहता है। एक है पीएचडी, एक है जॉब। पीएचडी में फिर से दोनों कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जो स्टूडेंट जो प्योर के फील्ड में पीएचडी करना चाहते हैं। दूसरा है एप्लाइड के फील्ड में पीएचडी करना चाहते हैं। तीसरे एक और कैटेगरी होता है, जब अभी तो नया नया वो कैटेगरी आ गया है, एप्लाइड प्लस मशीन लर्निंग, मैं इसको शॉर्ट में एमएल लिख देता हूँ, उसको कंबाइन करके पीएचडी करना चाहता है। तो ये होता है आपका तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट जो पीएचडी करना चाहता है आगे एमएससी कंप्लीट करने के बाद। तो उनको कौन सा आईआईटी में चूज करना चाहिए, और जो लोग जॉब लेना चाहते हैं उनको कौन सा आईआईटी चूज करना चाहिए, मैं एक दो एग्जाम्पल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, कोर्स का जो करिकुलम या फिर कोर्स का सिलेबस देखना चाहिए। तो आओ मैं दिखाता हूँ आपको सिलेबस। तो क्योंकि मैं आईआईटी भुवनेश्वर में पढ़ता हूँ, तो आईआईटी भुवनेश्वर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आई यहाँ पर लिखा है, देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर, ये आपका है सिलेबस है। सेमेस्टर 1 है, सेमेस्टर 2 है, नीचे सेमेस्टर 3 और 4 है। मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। देखिए सेमेस्टर 1 में है लीनियर अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैब। सेमेस्टर 2 में अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, टोपोलॉजी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस लैब। सेमेस्टर 3 में फंक्शन एनालिसिस, कॉन्टिनम मैकेनिक्स, ऑप्टिमाइजेशन लैब। 4 में मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इलेक्टिव एंड प्रोजेक्ट पार्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट। अब आप अगर इलेक्टिव को भी देखेंगे ना, तो इलेक्टिव में भी उतना प्योर का पोर्शन नहीं है। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं जो आईआईटी भुवनेश्वर है, आईआईटी भुवनेश्वर में 60%, आईआईटी भुवनेश्वर में 60% तो आपका अप्लाइड के पार्ट है और 40% आपके प्योर के पार्ट है। मतलब ये आईआईटी मिक्स्ड आईआईटी है, मिक्स्ड आईआईटी है, ना कि प्योर ओरिएंटेड है, ना कि अप्लाइड ओरिएंटेड है। और जो आपके इलेक्टिव है, इलेक्टिव में भी सेम है, 60-40 रेशियो। इस हिसाब से ये आईआईटी मिक्स्ड आईआईटी के अंदर आते हैं, ना कि प्योर ना कि अप्लाइड रहता है। अब आइए दिखाता हूँ मैं आईआईटी खड़गपुर का जो कोर्स स्ट्रक्चर है। तो देखिए ये सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4 है। सेमेस्टर 1 में आपको लीनियर अलजेब्रा, प्रोग्रामिंग लैब, फंक्शनल एनालिसिस, एडवांस न्यूमेरिकल टेक्निक, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेमेस्टर 2 में मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, भाइबा, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। सेमेस्टर 3 में आपको फ्लूइड मैकेनिक्स, प्रोजेक्ट, सेमिनार, एनालिटिकल मैकेनिक्स। सेमेस्टर 4 में आपको इंटीग्रल इक्वेशन एंड वेरिएशनल मेथड, भाइबा, प्रोजेक्ट, मेजर थ्योरी एंड इंटीग्रेशन, ये सब पढ़ना होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखिए, ये आईआईटी में भी ना अप्लाइड 60% है और प्योर आपका 40% है। मतलब ये भी आप मान के चल सकते हैं, आईआईटी खड़गपुर भी मिक्स्ड आईआईटी के अंदर आते हैं, ना कि प्योर है ज्यादा है, ना कि अप्लाइड ज्यादा है। लेकिन अगर आप गांधीनगर में चलेंगे ना, आईआईटी गांधीनगर, जो कि एक बहुत अच्छा खासा आईआईटी है एज कम्पेयर टू प्योर मैथमेटिक्स के लिए, बहुत ही अच्छा आईआईटी। अगर आप देखेंगे ना, ये आईआईटी प्योर ही प्योर है इसका सिलेबस। देखिए फर्स्ट में आता है रिव्यू ऑफ लिमिट्स, मतलब रियल एनालिसिस का ये कोर्स है। सेकंड आता है लीनियर अलजेब्रा का पूरा कोर्स है। थर्ड में अगर आप देखेंगे, मैं थर्ड और फोर्थ को दिखा देता हूँ। थर्ड में आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स। देखिए इंट्रोडक्शन टू रियल एनालिसिस, फिर से रियल एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, फिर से आ गया आपका एनालिसिस, बेसिक अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, फंक्शनल एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू लीनियर अलजेब्रा, मेजर थ्योरी, नॉन लीनियर फंक्शनल एनालिसिस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर से आता है आपका टॉपिक ऑफ रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी,
इसके बाद आता है ग्राफ थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेशन, अलजेब्रिक टोपोलॉजी, न्यूमेरिकल एनालिसिस। इसके बाद आपका आता है एडवांस प्रोबेबिलिटी थ्योरी, स्टोकास्टिक डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर थ्योरी, मैथमेटिकल मेथड्स इन इंजीनियरिंग, एडवांस न्यूमेरिकल मेथड्स, नॉन लीनियर एनालिसिस, कम्यूटेटिव अलजेब्रा। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ का जो रेशियो है, प्योर का रेशियो है 80%, अप्लाइड की जो रेशियो है 20% है रेशियो। मतलब ये आईआईटी है, प्योर ओरिएंटेड आईआईटी है। तो अब चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है। मान लो कोई स्टूडेंट अप्लाइड में पीएचडी करना चाहता है, कोई स्टूडेंट अप्लाइड में पीएचडी करना चाहता है इन फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग एमएससी मैथ्स। तो वो क्या किया, कुछ नहीं देखा, तो ऐसे ही अपना प्रेफरेंस डाल दिया, जो मैंने ऊपर बताया ऐसे ही अपना प्रेफरेंस डाल दिया, कुछ कुछ नहीं देखा। तो उनको मिल गया आईआईटी गांधीनगर। तो वो तो चला जाएगा आईआईटी गांधीनगर, वो तो बहुत अच्छा, मतलब मजा में रहेगा, अरे मेरे को तो आईआईटी गांधीनगर मिल गया। लेकिन उनको प्योर में उतना अच्छा खासा नॉलेज नहीं है, तो वो वहां पर जाके डिमोटिवेट हो जाएगा या फिर आईआईटी छोड़ने का सोचेगा, क्योंकि उनको करना है अप्लाइड में पीएचडी। वो घुस गया आईआईटी गांधीनगर में प्योर में पीएचडी, प्योर ओरिएंटेड आईआईटी। या फिर मान लो कोई स्टूडेंट प्योर में पीएचडी करना चाहते हैं इन फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग एमएससी, वो घुस गया आपका आईआईटी मांडी में। आईआईटी मांडी पूरा अप्लाइड है, वो भी उधर जाके डिमोटिवेट हो जाएगा, क्योंकि आईआईटी मांडी पूरा अप्लाइड है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। कोर्स स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिए, कोर्स करिकुलम को देखिए, वहाँ का प्रोफेसर को देखिए, बहुत सारे चीज को ध्यान में रखिए। ना कि ऐसे ही प्रेफरेंस डाल दीजिए, प्रेफरेंस डालना चाहे आपको कोई भी आईआईटी मिल जाए, कौन सा भी आईआईटी में घुस जाए, ये बिल्कुल मत करना। कोर्स स्ट्रक्चर को अच्छे से देखिए, उसी हिसाब से आप अपना फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं उस हिसाब से आप चलिए। दूसरा स्टूडेंट आते हैं जॉब। जो स्टूडेंट जॉब करने चाहते हैं, आपका एमएससी, उनको जॉब करना है, ना कि उनको पीएचडी करना नहीं है। बहुत मैथ पढ़ लिया, आपको उनको जॉब करना है। तो जॉब में भी देखिए दो टाइप के जॉब होते हैं एमएससी मैथ स्टूडेंट के लिए। फिजिक्स केमिस्ट्री में एक टाइप की जॉब होते हैं, लेकिन एमएससी मैथ्स के लिए दो टाइप के जॉब होते हैं। एक होता है एक फील्ड में, दूसरा जो होता है आपका एक टेक फील्ड में। तो सीधी सी बात, एक फील्ड में अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको डायरेक्ट बीटेक स्टूडेंट के साथ कंपटीशन करना है। तो सीधी सी बात। और एक चीज ध्यान में दे दीजिए, मैं फिर से आपको आईआईटी भुवनेश्वर के कोर्स के करिकुलम में ले चल। देखिए यहाँ पर जो कोर्स करिकुलम है, आपको सिर्फ फर्स्ट सेमिस्टर में छोटा सा कोर्स दिखने को मिलेगा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर। बाकी कहीं पर भी आपको कंप्यूटर रिलेटेड कोई कोर्स नहीं दिखने को मिलेगा। सेमिस्टर 2 में लैब मिल जाएगा, वो मैटलैब है। सिमिलरली सेमिस्टर 3 में भी आपको ऑप्टिमाइजेशन लैब दिखने को मिल जाएगा। वो आपको कंप्यूटर में कुछ लैब में काम करना है, लेकिन जो एक्चुअल टेक फील्ड में काम होता है उस हिसाब से आपका कोई कोर्स नहीं है। तो ये मत सोच लेना आपने आईआईटी में आ गया है, आईआईटी के टैग आपको लग गया है, तो आपको कंपनी आके उठा के लिए चले जाए। ये ये जो मतलब ये जो कॉन्सेप्शन है, ये आपको दिमाग से आज ही निकाल दीजिए। ऐसा नहीं होता है। एक फील्ड में अगर आपको जॉब चाहिए तो अच्छा खासा आपको एफर्ट लगाना है, मतलब पूरा बीटेक स्टूडेंट के साथ compete करके आपको जॉब को लेना है। एक फील्ड में एमएससी मैथ्स के लिए या तो डेटा साइंस का फील्ड होता है, या फिर बिजनेस एनालिस्ट, या फिर फुल स्टैक डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। ये तो बहुत हायर पोजीशन में बोल रहा हूँ। बहुत मतलब लगभग सारे स्टूडेंट डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिस्ट इन सारे पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो टेक फील्ड में अगर आपको जाना है तो फर्स्ट सेमिस्टर में फर्स्ट डे से ही, मतलब एट द डे वन आप खुद से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई कोर्स खरीदीजिए, डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिस्ट या फिर बिजनेस एनालिस्ट, इसका कोई कोर्स खरीदीजिए। अच्छे से पूरा प्रिपेयर कीजिए, प्रोजेक्ट कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए। उसके बाद थर्ड सेमिस्टर के बाद आपके 100% जॉब लग जाएगा, मैं गारंटी के साथ ये बताता हूँ। और जो स्टूडेंट एटेक में जाना चाहते हैं तो उनको क्या करना है,
जो स्टूडेंट एटेक में जाना चाहते हैं, उनको सिर्फ क्या करना है, आपका इंग्लिश को थोड़ा-सा अच्छा करना है और कम्युनिकेशन पावर को थोड़ा-सा ध्यान देना है और आपका जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, यानी दूसरों को समझाने का जो तरीका, उसको भी इम्प्रूव करना है। ऐसे नहीं जो आपने कुछ बोल दिया, सामने वाला बंदा आपको कुछ समझ में ही नहीं आया उनको, तो ये नहीं चलेगा। आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है? अल्टीमेटली आपको एटेक में जाके जेईई स्टूडेंट को पढ़ाना ही है ना। जेईई, आप तो जेईई का फैकल्टी बनना चाहते हैं, तो जेईई स्टूडेंट का अगर पढ़ाना है, तो आपको एटेक में अच्छा खासा कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। उसके साथ आपको चाहिए एक्यूरेसी। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जेईई में देखिए जैम है रिसर्च ओरिएंटेड। जैम का जो पेपर आता है उसको आपको सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। जेईई में भी दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन जेईई में दिमाग लगाने के साथ-साथ स्पीड बहुत मैटर करती है और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अगर विदाउट एक्यूरेसी मतलब जेईई का फैकल्टी आप नहीं बन सकते। उन सारी चीज़ों में आपको ध्यान देना है। इस हिसाब से आप एक या फिर एक अपना फील्ड चूज़ कर सकते हैं। तो आप आते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट जॉब करना चाहते हैं, तो उनको कौन-सा आईआईटी में जाना है। तो सबसे पहले जॉब करने के लिए आपको जॉब के अच्छे खासे प्रिपरेशन खुद से लेना होगा। कोई-सी भी आईआईटी में आप चले जाइए, अगर आपको जॉब के अच्छे खासे प्रिपरेशन है, तो आपको जॉब 100% मिल जाएगा। आईआईटी मैटर नहीं करते, आईआईटी में कंपनी आते हैं, प्लेसमेंट सेल आपको मेल भेजता है, ये कंपनी आ रहा है, वो कंपनी आ रहा है, आप मेल में उस मेल में आपको फॉर्म फिल अप करने के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन आप अगर इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सकते या फिर मान लो रिटन टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, तो वो आपका फॉल्ट है ना। तो जॉब के लिए कोई-सी भी आईआईटी चाहे चले जाइए, लेकिन आप अगर आपको जॉब चाहिए तो ऐसा आईआईटी चूज़ करना जिसमें थोड़ा-सा कोर्स का जो प्रेशर है वो थोड़ा कम रहता है। क्योंकि अगर कोर्स का बहुत प्रेशर रहेगा तो आप जॉब में अच्छा खासा फ़ोकस नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से आप अपना हिसाब से आईआईटी को देख लेना। नेक्स्ट जो चीज़ है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है मेरे ये बात से सहमत नहीं होगा। फूड। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को मानना है कोर्स कोर्स से मतलब रखना चाहिए, फूड से क्या मतलब? लेकिन मेरा बात मान लो भाई, आईआईटी से जाने से पहले एक बार वहाँ का फूड का जो मेस का जो फूड का जो लिस्ट है उसको एक बार देख लेना है। मैं यहाँ इसका भी एक एग्ज़ाम्पल देके आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं वेस्ट बंगाल से आता हूँ। मैं बंगाली बंगाली बंदा हूँ और बंगाली लोग ज़्यादातर नॉन-वेज प्रेफ़र करते हैं, वेज नहीं प्रेफ़र करते। अगर मान लो मैं घुस गया आईआईटी गुवाहाटी में, आईआईटी गुवाहाटी पूरा वेज ही वेज है, इसमें नॉन-वेज नहीं मिलता है। या फिर मान लो मैं घुस गया आईआईटी गांधीनगर में, आईआईटी गांधीनगर भी पूरा वेज ही वेज है। तो अगर आपके पास पैसा बहुत अच्छा खासा है, तो आपको अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद से पैसे से, अपने पैसे से नॉन-वेज खरीद के खा सकते हैं। लेकिन जिन जिन स्टूडेंट मेरे जैसे मिडिल क्लास है या फिर बिलो मिडिल क्लास कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, पढ़ाई करने का ही पैसा नहीं, खाने के तो पैसा दूर की बात, उनका जो खाना है पूरा मेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उन सारे स्टूडेंट के लिए मुझे लगता है फूड थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप फूड का क्वालिटी या फिर फूड का जो लिस्ट है, मेस का लिस्ट है, क्विक का वो थोड़ा-सा देख लेना है। क्योंकि जब मैं आईआईटी गुवाहाटी में इंटर्नशिप करने गया था 2 महीने में, मैंने 2 महीने में लगता है 1 या 2 बार नॉन-वेज खाया हूँ, बाकी सब दिन वेज ही खाया हूँ। तो उस हिसाब से अगर ऐसा हो जाएगा ना, तो आप फ़ोकस नहीं कर पाओगे। पढ़ाई में आपको फ़ोकस नहीं कर पाओगे, कुछ चीज़ों में फ़ोकस नहीं कर पाओगे क्योंकि खाना अगर अच्छा नहीं है, तो फ़ोकस नहीं कर पाओगे। तो फूड क्वालिटी इम्पोर्टेंट है। तो मेरे हिसाब से जाने से पहले एक बार फूड क्वालिटी चेक कर लेना। जिनके पास ऑप्शन है, जिनके पास अगर ऑप्शन कोई नहीं है जो मिल रहा है वही सही है, तो कौन-सा भी आईआईटी में या फिर कोई से भी आईआईटी में चले जाना है। थर्ड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फैकल्टी या फिर टीचर। टीचर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है या फिर प्रोफ़ेसर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको देखना है आपका रिसर्च फील्ड एप्लाइड या प्योर या फिर एक
स्पेसिफिक टॉपिक, मान लो कोई स्टूडेंट रिंग थ्योरी के ऊपर पीएचडी करना चाहता है, तो उनको क्या करना है, एमएससी में रिंग को अच्छे से पढ़ना है, तो उनको देखना है अलजेब्रा में उस आईआईटी, उस पर्टिकुलर आईआईटी में कितने प्रोफेसर है, तो उनको वो आईआईटी सिलेक्ट करना चाहिए। तो प्रोफेसर या फिर टीचर को भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है, कितने प्रोफेसर है। आप जिस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, इस फील्ड में एटलीस्ट 1 या 2 प्रोफेसर होना चाहिए, तब जाके आप उस आईआईटी को चूज़ कीजिए। नहीं तो ऐसे ही कुछ आईआईटी में चले मत जाना। सो आई थिंक मैंने सारे टॉपिक को कवर कर लिया, कैसे आपको काउंसलिंग में बैठना चाहिए, कौन-सा आईआईटी सिलेक्ट करना चाहिए। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए तो ओपन है, उसमें कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट को अच्छे खासे आंसर देने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।